हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, बेसिकली हम अभी चैप्टर 9 पे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी के, और हमने इसमें ऑलरेडी कवर कर लिया है प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग। सो गाइस, एक चीज है कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वापस जाकर पहले पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, सो दैट आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। और हाँ, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट नहीं भी है तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और क्या आप बेटर करना चाहेंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं और अच्छे तरीके से अगर आपको समझा सकती हूँ तो बट बताइएगा जरूर। ठीक है। सो गाइज, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर। इसके साथ ही जो हमारा 9th चैप्टर है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वो खत्म कर देंगे हम। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन से। अब गाइस, बेसिकली होता क्या है ना कि जो है, अगर पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ रही है तो क्या होता है कि जो नॉर्मल स्टेपल फूड है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और अचानक से बढ़ती जाती है। ठीक है। अब जैसे कि आपके सीरियल्स हो गए, है ना, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, तो क्या होता है कि इसकी डिमांड बहुत तेज बढ़ रही है। बट अगर हम कन्वेंशनल जो है आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मेथड्स है, जो कन्वेंशनल मेथड है, जो पुराने मेथड है, वो यूज कर रहे हैं ना, तो आप अपना प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ा सकते एक्सपोनेंशियली कि आप इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को केटर कर सके। ठीक है। तो इस केस में होता क्या है कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में हंगर और माल न्यूट्रिशन का के केसेस आने लगते हैं। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। सिर्फ खाने से नहीं, मतलब है जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए, चाहे वो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स है, या वो विटामिन है, या वो मिनरल्स हैं, है ना। तो जो भी ऐसी चीज है जो कि जरूरी है, जो न्यूट्रिएंट का पार्ट है, वो नहीं मिल रही है, तो आप कुछ भी खाएंगे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में क्या होता है कि ऑल्टरनेट सोर्सेज के बारे में देखना। ठीक है। ऑल्टरनेट सोर्सेज क्या हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स के, इन जनरल एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए। ठीक है। वो देखना पड़ता है। ठीक है। वैसा ही एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका सिंगल सेल प्रोटीन है, या इसको हम एससीपी भी बोल रहे हैं, है ना, इट इज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है। अब इसमें होता क्या है ये देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, आप ये तो अभी तक समझ में आ गया कि माइक्रोब्स जो है वो अब हमेशा अबंडेंट होते हैं। अब गाइस, माइक्रोब्स हमेशा जरूरी नहीं है कि बुरे ही हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे गट में, ह्यूमन गट में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन में, है ना, असिमिलेशन में हेल्प करते हैं, है ना। तो माइक्रोब्स जो अच्छे होते हैं उनको तो हम यूटिलाइज कर ही सकते हैं, गुड माइक्रोब्स को तो यूटिलाइज कर ही सकते हैं। तो हम वही करते हैं। हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो कर देते हैं इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन। ठीक है। बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं जब कोई चीज है, तो हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं, हम माइक्रोब्स को ग्रो करना शुरू कर देते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, एज सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। ठीक है। अब बेसिकली कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं, विटामिन भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है स्पाइरुलिना। ठीक है। अब वो जो है बहुत इजीली ग्रो हो सकती है। वो आपका कोई वेस्ट वाटर है, ठीक है, मोलासेस है, मन्योर है, सीवेज में भी ग्रो हो सकती है। ठीक है। और इसको अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो आपको जो है, आप इसको एज फूड यूज कर सकते हैं, जो कि रिच होगा प्रोटीन में, मिनरल्स में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, विटामिन्स में, है ना। और अब इससे आप एक और प्रॉफिट भी देखिए कि क्या आप इससे कर रहे हैं, आप सिर्फ इससे फूड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना,
आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी रिड्यूस करेंगे, है ना, क्योंकि आपका जो मिन्योर है, जो मोलासेस है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, उससे उससे बना रहे हैं, इसको उससे निकाल रहे हैं, है ना। तो आप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी कम करते हैं, और आप ऊपर से जो है एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक मतलब एकदम ही माइक्रोब, जैसे कि स्पाइरुलिना, ठीक है। वैसे ही आपके कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया होता है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस, ठीक है। अब ये अगेन क्या होता है कि बायोमास प्रोडक्शन और ग्रोथ बहुत हाई होती है। तो मतलब आप इसको अगर फिर से यूज कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो आप 25 टन प्रोटीन तक बना सकते हैं। कितना? 25 टन ऑफ प्रोटीन, है ना। तो हम ये बैक्टीरिया भी यूज करते हैं। उसके बाद आइए आपके एडिबल मशरूम्स। आई थिंक ज्यादातर लोग, आप लोग भी मशरूम्स तो खाते ही होंगे, है ना। मुझे भी मशरूम बहुत अच्छा लगता है। तो मशरूम के साथ भी ये होता है कि जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है मशरूम का। और अगेन मशरूम जो है बहुत सारे मिनरल्स में, बहुत सारे विटामिन में रिच होता है ना। तो बहुत अच्छा फूड माना जाता है मशरूम, है ना। मिनरल रिच फूड माना जाता है। तो बेसिकली अभी इसीलिए आप सुनते होंगे कि जो आपका मशरूम का कल्चर है ना, वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली उसको अपने नॉर्मल स्टेपल फूड से की जगह उसको यूज कर सकते हैं। उसका प्रोडक्शन आसान है, कम टाइम लेता है, ज्यादा अमाउंट में, अगर मैं बोलूंगी इंडस्ट्रियल स्केल पे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कल्चर करके, है ना। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है। तो वैसे ही हम मशरूम्स यूज कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे, कि जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स है, जो वो पॉपुलेशन बढ़ तो रही ही है ना। तो कहीं ना कहीं उस डिमांड को मैच करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ऑल्टरनेट सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम जो आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उससे उसके अलावा ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक सिंगल सेल प्रोटीन। अब देखते हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है, ठीक है। तो गाइस बेसिकली टिश्यू कल्चर नाम से ही समझ में आता है कि टिश्यू को कल्चर करना, है ना। टिश्यू को लैब में कल्चर करना। तो बेसिकली गाइस हुआ क्या कि साइंटिस्ट्स को 1950s में, ठीक है, कब 1950s में कुछ पता लगा कि अगर आप किसी प्लांट के छोटे से पार्ट को, ठीक है, आप टिश्यू ही बोल लीजिए, ठीक है, को निकाल लेते हैं, तो उसको आप टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर सकते हैं कंप्लीट प्लांट में। और उसको बाद में आप बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हैं जो है सॉइल में, जब वो रेडी हो जाए तो, और वो वापस से एक पूरा प्लांट, ग्रोन प्लांट बन जाएगा, है ना। अब बेसिकली हम करते क्या है कि टेस्ट ट्यूब में उसको डाल के और उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया में डालकर और हम ग्रो कर देते हैं। तो गाइस जो प्लांट पार्ट आप लेते हैं, ठीक है, ग्रो करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं एक्स प्लांट, ठीक है। और आपकी ये जो कैपेसिटी है, किस चीज की कैपेसिटी? जनरेट करने की, कि एक सेल से या एक्सप्लांट से पूरा एक होल प्लांट जनरेट करने की, उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है। तो क्या वो क्या बेसिकली है? कैपेसिटी टू जनरेट, कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है कि मतलब गाइस ऐसे ही नहीं ग्रो कर जाएगा ये आपके टेस्ट ट्यूब में, कि बस आपने सेल या टिश्यू निकाला और उसको कल्चर कर दिया। कल्चर करने के लिए बहुत अच्छे मीडियम की जरूरत होती है। अच्छे मीडियम से क्या मतलब है? न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, ठीक है, जो कि कार्बन भी प्रोवाइड, कार्बन का सोर्स हो, जैसे कि सुक्रोज हो, उसमें उसमें जो आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो, मतलब सारे मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, अमाइनो एसिड्स हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे प्लांट, अगर प्लांट आप मान लीजिए प्लांट कल्चर कर रहे हैं, है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो उसमें क्या हो? उसमें
जो आपके प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, वो सारे हो। तो बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको ने जो सेल या टिश्यू या जो एक्सप्लांट निकाला है, जो भी प्लांट का पार्ट निकाला है, आपको उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखना होगा, है ना। बहुत ही स्टेराइल कंडीशंस में रखना होगा, क्योंकि अगेन वो एक सेल है, वो एक टिश्यू है, वो बहुत ही जो है प्रोन है किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से, है ना। तो उसको आप एकदम से स्टेराइल कंडीशन में एकदम न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखते हैं। फिर आपको उससे एक छोटा सा प्लांट मिल जाता है, फिर उसको आप थोड़ा 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 करके बड़ा करते हैं। फिर वो जब बड़ा हो जाता है तो आप उसको टेस्ट करते हैं कि क्या वो बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाएगा। जब आपको लगता है कि हाँ भी एडजस्ट कर पाएगा, तो आप उसको बाहर एनवायरनमेंट में प्रॉपर एज अ प्लांट जो है लगा देते हैं। ठीक है। तो अब इससे क्या है, क्या फायदा मिल रहा है गाइस, बेसिकली कि आप ऐसे जो है एक प्लांट से बहुत सारे सेल्स निकाल लिए, और क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में ही आपको करना है तो आपको स्पेस तो ज्यादा चाहिए नहीं, है ना। और आपने टेस्ट ट्यूब में जो है जल्दी जल्दी से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे लगा दिए, है ना, और एक साथ आपने फिर ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि आपका बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत कम ड्यूरेशन में आप उगा सकते हैं बेसिकली, है ना। तो ये जो मेथड है आपका, जिसमें कि आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बना रहे हैं टिश्यू कल्चर से, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है। क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, किस तरीके से, थ्रू टिश्यू कल्चर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा इसकी, क्योंकि हमने अब यहाँ पर कोई ऐसा जो है क्रॉस कराकर पॉलिनेट कराकर किसी और प्लांट को पिक्चर में लाकर तो बनाया नहीं है। हमने एक प्लांट से ही बस सेल या टिश्यू निकाल लिया है, एक्सप्लांट ले लिया है और उससे ही बना दिया, है ना। तो बेसिकली ये जो प्लांट्स बना रहे हैं आप एक ही प्लांट से, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, है ना, किसके, ओरिजिनल प्लांट के, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो जेनेटिक्स तो चेंज नहीं हो रहा है, आप सिर्फ जो है नॉर्मल सोमैटिक सेल्स निकाल के और उनको बना दे रहे हैं। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स। सोमैटिक से आया है सोमा। ठीक है, सोमा क्लोन्स। ठीक है। तो आपके बहुत सारे ऐसे फूड प्लांट्स हैं, जैसे कि टोमेटो, बने बनाना, एप्पल, ये सारे कमर्शियल स्केल पे इसी मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। तो एक तो आपका टिश्यू कल्चर बेसिकली यही होता है। अब हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो एक एप्लीकेशन तो ये है ना गाइस कि अगर आपका कोई डिजीज्ड प्लांट है, ठीक है, मान लो कोई बहुत ही डिजीज्ड प्लांट है, उससे आप हेल्दी प्लांट निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो कि किसी प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन है, लेकिन उसका जो मेरिस्टेम होता है ना, जो उसका एपिकल मेरिस्टेम होता है या एक्सिलरी मेरिस्टेम होता है, वो हमेशा वायरस फ्री रहता है। ठीक है। तो अगर आप वो मेरिस्टेम निकाल लेंगे, वहां के सेल्स निकाल लेंगे, उसको जो है ग्रो कर देंगे टेस्ट ट्यूब में, इन विट्रो ग्रो कर देंगे, तो आपको वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये इसका फायदा है कि आप जो है एक इन्फेक्टेड प्लांट से भी वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है वो सेक्सुअली या एसेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्शन होता हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो ना कर पाए वो बिकॉज ऑफ वायरस इन्फेक्शन, लेकिन आप मेरिस्टेम से जो है टिश्यू या सेल या एक्सप्लांट जो भी आप बोल लीजिए, निकाल कर आप उससे जो है वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। ठीक है। अब गाइस उसके अलावा क्या होता है ना कि आप करते कैसे हैं बेसिकली, ये है ना, ये भी देख लेते हैं। तो जैसे इसका एक और इम्पोर्टेंट बहुत एप्लीकेशन है हाइब्रिड्स बनाना। ठीक है। क्या मतलब है हाइब्रिड्स बनाने का, ठीक है। तो आपने क्या करा कि आपने मान लो आइसोलेट कर लिया सिंगल सेल को, सिंगल सेल को आइसोलेट कर लिया प्लांट से। ठीक है। इसके बाद क्या करा आपने, इसके बाद आपने बेसिकली उसके डाइजेस्ट कर लिया सेल वॉल को, डाइजेस्ट द सेल वॉल एंड आइसोलेट
नेकेड प्रोटोप्लास्ट, तो बेसिकली आपने प्रोटोप्लास्ट उससे निकाल लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया है बेसिकली कि आइसोलेट कर लिया है ऐसे ही दो डिफरेंट प्लांट से प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। अब इसको आइसोलेट करके आप फ्यूज कर दीजिए इनका प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। फ्यूज बोथ दी प्रोटोप्लास्ट, तो आपने दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर दिया, ठीक है। और फिर ये जो है आपका, ये आपको हाइब्रिड दे देगा, ये आपने बना दिया हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और इससे जो है एक नया प्लांट बन गया, इससे क्या हुआ, एक नया प्लांट बन गया, ठीक है। अब गाइस बेसिकली ये हाइब्रिड है, लेकिन फिर हम क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम सेल निकाल के बस उसको फ्यूज करके प्रोटोप्लास्ट उसका और नया प्लांट बना दे रहे हैं, है ना। तो बेसिकली ऐसे हाइब्रिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे हाइब्रिड्स को हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स, इनको क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसेस को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आप ऐसे सोचिए कि आपने टमेटो का एक सेल निकाला और पोटैटो का एक सेल निकाला, ठीक है। आपने आलू से एक सेल और टमाटर से एक सेल निकाला, उसको आपने उसका प्रोटोप्लास्ट निकाल कर उसको फ्यूज कर दिया, उससे हाइब्रिड बन गया, उससे एक हाइब्रिड बन गया पोमैटो, ठीक है। तो क्या ये इसका कोई यूटिलाइजेशन है ही नहीं, है ना। तो हाइब्रिड ऐसे ही रैंडम नहीं बनते कि बस सोचा कुछ भी बना, कुछ भी दो प्लांट का हाइब्रिड बना दे, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं है। किस हिसाब से सोच समझ के हाइब्रिड बनाया जाता है कि उसकी डिमांड हो, उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन तो हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी भी दो प्लांट की वैरायटीज का हाइब्रिड बनता है, ठीक है। ये जो हाइब्रिड्स बनते हैं वो सोच समझ के बनते हैं कि उसका कोई कमर्शियल यूटिलाइजेशन है हाइब्रिड का बनाने के बाद, क्या वो उसकी डिमांड होगी, लोग क्या बोलेंगे, हाँ हम ये हाइब्रिड खा लेंगे, इस प्लांट इन ये हाइब्रिड प्लांट से जो बनेगा वो खा लेंगे, है ना। तो ये सब सोच समझ के बनता है गाइस, ठीक है। तो गाइस इसके साथ ही हमने सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर खत्म कर दिया है, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये भी चैप्टर समझ आया होगा। गाइस अगर आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जल्दी से अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, है ना। और क्योंकि हमने ये चैप्टर भी खत्म कर दिया है बहुत ही जल्दी जल्दी, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या डाउट है, और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। इन केस अगर आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन की करते रहिए अच्छे से, टेक केयर, बाय बाय।